नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ हैं और ग्रंथकार उनका अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः आज हम लोग यहाँ जो ग्रंथ लिखे गए हैं 15-16 ग्रंथ इधर और ग्रंथकार, इन पे चर्चा विधिवत होगी। विगत परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए जो बताया जा रहा है और समझने का प्रयास करिए। आइए हम चलते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार। इधर ग्रंथ लिखा है दाएं तरफ और बाएं तरफ है ग्रंथकार यानी रचनाकार हैं। पिछली कक्षा में हम लोग जो है 14-15 ग्रंथ के बारे में जाने थे। आज हम लोग पुनः एक बार फिर से यहाँ से देखते हैं। तो पहले जो ग्रंथकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनका जो ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य के, वो क्या नाम है उसका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जब हम आदिकाल के नामकरण की चर्चा कर रहे थे तो ये प्रश्न वहाँ आया था, जो है उसमें आपको बताया गया था कि इतिहास लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जैसे उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उनकी लेखन प्रवृत्तियाँ क्या हैं, गणपति चंद्र गुप्त, तमाम लोग के बारे में हम लोग वहाँ विधिवत चर्चा कर चुके हैं। तो वहीं से मैं आपको एक बार पुनः जोड़ना चाहता हूँ। वहाँ बताया गया आपको कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपना इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास उनका ग्रंथ है, किस प्रवृत्ति में लिखा है, यही प्रश्न था। इस पे चर्चा चल रही थी। तो वहाँ आया था कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अपना इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में है। ये 1965 ईस्वी इसका जो सन है, ठीक है, 1965 ईस्वी में ये रचना आई। ठीक, तो आप ध्यान से देखें तो 2 प्रश्न आपका यहाँ से जो है क्लियर होगा। कैसे? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, जैसे हमको यहाँ वैज्ञानिक मिला, इसको आप यहाँ जो है रेखांकित कर लेंगे नीचे, ठीक है। तो 2 प्रश्न कैसे बनेंगे कि इनका वैज्ञानिक इतिहास यानी इनकी जो है प्रवृत्ति लिखने की कैसी है, वैज्ञानिक पद्धति, इनकी जो पद्धति है इतिहास लेखन की कैसी है, वैज्ञानिक पद्धति, और इनके इतिहास का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो 2 प्रश्न आपके बनेंगे, पद्धति और ग्रंथ, ये दोनों आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, ये बहुत बार ये रचना पूछी गई है। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है इसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। ये 2 भाग में है, प्रथम 1959 और दूसरा भाग 1960 ईस्वी में आया, ठीक है। अब इसको याद कैसे हम करेंगे, इसी ग्रंथ के अंतर्गत आपको आगे बताएंगे हम कि इन्होंने रीतिकाल का विभाजन किया है, ठीक है। रीतिकाल का अगर विभाजन पूछा जाएगा तो इसी ग्रंथ के अंतर्गत किसके, हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। अब इसको याद करने की चुनौती है, कैसे हम इसको याद करेंगे, तो यहाँ अतीत के नीचे अंडरलाइन, ठीक है, और इधर विश्व। तो देखिए हमारा विश्व जो है, संसार कैसा है, अतीत काल से, ठीक है, बहुत पहले से इसका जो है कोई ये उल्लेख, सटीक उल्लेख नहीं है कि ये जो है फला डेट से फला डेट तक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये अतीत से, विश्व हमारा कैसा है, अतीत से विद्यमान है। इसको हम ऐसे यहाँ सहसंबंध बैठाएंगे, विश्व को अतीत से, ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरे क्रम पे देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य विमर्श। कब ये आई रचना, 1923 में। अब यहाँ सहसंबंध कैसे हम बैठाएंगे, देखिए यहाँ विमर्श के नीचे रेखांकित आप करेंगे, ठीक,
इसको ध्यान से जैसे जैसे हम बता रहे हैं लिखते जाइए अपनी भाषा में, अंडरलाइन करते जाइए, तब ये चीज समझ में आएगी। इधर देखिए पद्मलाल और पुन्नालाल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी में यहाँ जो है पुन्नालाल बख्शी और पद्मलाल ये पिता पुत्र हैं, ठीक है। तो जब पिता पुत्र हुए ये नाम में ही, तो ये जब हिंदी साहित्य विमर्श लिखने लगे तो पहले विमर्श किए आपस में, ध्यान से देखिए। पद्मलाल पुन्नालाल ने पहले विमर्श किया, तत्पश्चात हिंदी साहित्य विमर्श की रचना की। इसको ऐसे याद रखना है। आगे देखिए चौथे नंबर पे महेश दत्त शुक्ल, इनका जो इतिहास ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह और 1873 ईस्वी इसका समय है, ठीक। अब इसको देखिए कैसे याद रखते हैं। यहाँ देखिए दत्त के नीचे रेखांकित करिएगा, दत्त का अर्थ है देना और इधर संग्रह का अर्थ है रक्षित करना, रखना। तो महेश दत्त के पास जो था वो दे देते थे, संग्रह नहीं करते थे। महेश दत्त यानी देने वाले थे, ना कि संग्रह करने वाले। इसको ऐसे बैठाइएगा। आगे 5वें नंबर पे नंद दुलारे वाजपेयी हैं। यहाँ हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसको ध्यान से देखिए। इधर नंद दुलारे अर्थात श्याम सुंदर कृष्ण, ठीक। और इधर 20वीं शताब्दी, ये कई तरीके से जुड़ सकता है, बहुत आसानी से, बहुत सरल ढंग से कहा जाए कि नंद दुलारे 20वीं शताब्दी, यानी इधर जो है आधुनिक काल में 20वीं शताब्दी, ये नाम हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और रचना आई कब 1945 ईस्वी, कहीं कहीं 42 भी मिलता है, ठीक। तो 42 और 45 ये दोनों सन मिलता है इसका, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 45 आता है तो 45 ही आपको लगाना हुआ, ठीक। सह संबंध बैठाइए। अब नंद दुलारे कहा गया कि नंद दुलारे यानी कृष्ण 20वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक हैं, उनकी बातों को लोग मानते हैं, जैसे गीता में उन्होंने जो उपदेश दिया, ठीक है। तो ऐसे कि 20वीं शताब्दी में भी नंद दुलारे की बातें जो हैं, जो उनके उपदेश हैं, जो उन्होंने मार्ग बताया, वो सब आज भी क्या है 20वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक हैं, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि नंद दुलारे से केवल दुलारे लीजिए यहाँ से, ठीक है। दुलार लाड प्यार जिसको कहा जाता है, और 20वीं से 20 यानी 20 वर्ष तक, आज के समय में 20 वर्ष तक भी लोग अपने बच्चों को दुलार करते हैं, लाड प्यार करते हैं। यहाँ से भी आप इसको संबंध बैठा सकते हैं। 6वें नंबर पर देखिए, 6ठे पे सूर्यकांत शास्त्री। शास्त्री देखिए, शास्त्री के नीचे अंडरलाइन और यहाँ विवेचनात्मक। इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी, ठीक। अब सह संबंध से इसको हमको याद करना है, सूर्यकांत शास्त्री, ठीक। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। शास्त्री यानी शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र को जानने वाला हो, इसका अर्थ है शास्त्री से यहाँ, ठीक। ये विशेषण है, शास्त्र से शास्त्री बन गया है। अब विवेचन है यहाँ, विवेचना यानी किसी बात पे, किसी विषय पर अगर विवेचना करनी हुई तो कैसे लोग उसको कर पाएंगे, यानी शास्त्री अगर शास्त्र पे विवेचना करनी हो, जो जानकार होगा शास्त्र का वही किसी विषय पर विवेचना दे सकता है, ठीक। इसको ऐसे संबंध बैठाइए। 7वें नंबर पे है बच्चन सिंह। तो इधर देखिए बच्चन के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, इधर लिखिए दूसरा, ठीक। इनका साहित्य इतिहास जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये समय क्या है 1996 ईस्वी, ठीक। तो इतिहास में एक ही बच्चन हुए, कौन? अमिताभ बच्चन, पहली बात। दूसरे बच्चन बन नहीं पाए, उनके बेटे आए लेकिन उनके जैसी ख्याति उनको मिल नहीं पाए। तो ऐसे बच्चन एक ही है, दूसरा नहीं है। इस तरीके से आप इसको संबंध बैठाएंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, समय है 1996 ईस्वी। तो बच्चन एक ही हुए, दूसरा नहीं हुआ, तो यहाँ से दूसरा और बच्चन।
8वें पे देखिए डॉक्टर सुमन राजे, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। यहाँ देखिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। तो यहाँ राजे को आप लिख लीजिएगा आधे आग से पढ़िएगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आधे, सुमन आधे, आधे और आधा। तो जैसे आप सुमन आधे कहेंगे यहाँ से क्या निकल के आएगा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये संबंध बैठाने का तरीका है, इसको आप ऐसे पढ़िएगा, कभी नहीं भूलेगा। तो सुमन आधे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003। 9वें नंबर पे देखिए राम खिलावन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास। नया के नीचे अंडरलाइन करिए यहाँ, और खेल, नया और खेल के नीचे अंडरलाइन, और यहाँ संबंध बैठा दीजिए। डॉक्टर राम खिलावन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी। ठीक, कब आई रचना? 1969 में। अब आप इसमें संबंध बैठाइए। नया खेल, देखिए खिलावन से, खेल यहाँ से, और इधर से नया। तो जैसे आजकल नए नए खेल होते हैं, आजकल तो खेल मोबाइल में शुरू हो गया है, नया नया खेल जो है बच्चे खेलने लगे हैं। तो ऐसे ही संबंध बैठा दीजिए, राम खिलावन से खेल और हिंदी साहित्य का नया इतिहास। जैसे नया मिला वहाँ इसको खेल से जोड़ देना है, ठीक है, नया खेल। इस तरीके से आगे बढ़िए। डॉक्टर 10वें पे डॉक्टर वासुदेव सिंह हिंदी साहित्य का उद्भव। ये भी जब हम आदिकाल के नामकरण की चर्चा कर रहे थे तो ये भी प्रश्न वहाँ आया था। यहाँ उद्भव के नीचे अंडरलाइन, और जो है वासुदेव, वासुदेव का अर्थ कृष्ण से है। तो कृष्ण कैसे थे? उद्भव, यानी उद्भव स्वतः जो है उत्पन्न हो गए थे, ठीक है, कृष्ण अवतरित थे। तो उद्भव और वासुदेव से, वासुदेव और उद्भव, इस तरीके से। 11वें पे देखिए डॉक्टर नामवर सिंह, यहाँ नामवर के नीचे अंडरलाइन, ठीक है, और इधर इनकी जो रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 ईस्वी, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां डॉक्टर नामवर सिंह। बहुत बार रचना पूछी गई है तो इसको ध्यान से देखिए। नामवर का अर्थ यहाँ क्या है? यानी जो जिसका नाम हो, जिसके नाम की चर्चा दूर दूर तक हो, ख्याति लब्ध हो, ठीक है, नामवर का अर्थ। ठीक, तो आधुनिक युग में ये देखिए इनकी रचना का नाम क्या है? आधुनिक। आधुनिक में नामवर, यहाँ इसे अंडरलाइन आप करेंगे, आधुनिक और प्रवृत्तियों के नीचे, आधुनिक और प्रवृत्तियां, यहाँ आप ऐसे करेंगे पहले, और नामवर के नीचे। अब बैठा दीजिए सहसंबंध, बैठ गया। कहा गया कि नामवर जो है यानी नाम होने की इच्छा, यानी नाम की ख्याति पाने की इच्छा की मुख्य प्रवृत्तियां, ठीक है, कि नामवर होने की प्रवृत्ति, ऐसे भी आप कह सकते हैं प्रवृत्ति यहाँ, ठीक है, किसकी प्रवृत्ति? नामवर होने की। तो नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। संबंध क्या बैठा? कि नामवर होने की प्रवृत्ति, ऐसे आप पढ़ेंगे यहाँ, प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। 12वें नंबर पे देखिए कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम, तो यहाँ देखिए परशुराम चतुर्वेदी की रचना है हिंदी साहित्य इतिहास की उत्तरी भारत की संत परंपरा। यहाँ जो है परशुराम और यहाँ संत, संत और परशुराम को जोड़ दीजिए, ठीक है, संबंध बैठेगा किससे? परशुराम और संत से, ठीक है। वैसे संत नहीं थे ये, लेकिन आप यहाँ हमारा काम बन रहा है तो हम बना लेंगे, ठीक, परशुराम और संत से। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा। 13, 14 और 15 ये तीनों रचनाएं जो है आप यहाँ देखिए ध्यान से इसको। कैसे? एडिसन ग्रिप्स, एडिसन ग्रिब्ज, ये जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 ईस्वी में, ठीक। पादरी FEKE ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1933 में। और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का ऐतिहासिक ग्रंथ है
मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में। अब ध्यान से देखिए संबंध कैसे बैठेगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जो सिन लिखा है, एडसिन में सिन, इसको कर लीजिएगा सीन, इसको ऐसे पढ़िएगा आप एडसिन। तो यहाँ ऐसे आप छोटा सा लिख सकते हैं सीन, ठीक। यहाँ इनको जोड़िएगा ऐसे। तो सीन का अर्थ क्या है? चित्र से, ठीक है। और इधर देखिए, यहाँ ध्यान से स्केच, स्केच के नीचे अंडरलाइन ऐसे, ठीक। स्केच का भी क्या अर्थ होता है? किससे? चित्र से। तो दोनों सीन और स्केच, ये दोनों का संबंध यहाँ बैठेगा। तो एडिसन ग्रिब्ज स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, बहुत बार ये भी रचना सब पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। एडिसन से सीन, एडसीन इसको पढ़िएगा, एडसीन ग्रिब्ज, ठीक। और स्केच और सीन का संबंध बैठेगा। पादरी FEKE, इनकी जो रचना है, ग्रंथ है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये दोनों रचनाएं, दोनों ग्रंथ जो है अंग्रेजी भाषा में है, जानते रहिएगा, लिख भी लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ F के A से और इधर A आपको मिल जाएगा, ठीक। तो A और A से, A और A के नीचे अंडरलाइन आप करके संबंध बैठाएंगे, क्योंकि दोनों रचनाओं में बहुत समानता है। तो यहाँ ध्यान देना है। और 15वें पे देखिए, यहाँ डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, तो यहाँ मदान के नीचे अंडरलाइन, और यहाँ मॉडर्न के, मदान और मॉडर्न में देखिए ध्वनिश्याम में है, ठीक है। तो मदान मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में है, मदान और मॉडर्न हो गए। इधर देखिए नीलाभ 16वें पे, डॉक्टर नीलाभ, यहाँ से लाभ, और इनकी रचना जो है इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। तो कहा गया कि भैया लाभ अगर हो तो लिखित हो, ना कि मौखिक। तो मौखिक और लाभ, नीलाभ से क्या लेंगे? लाभ, और इधर से मौखिक, यानी लाभ अगर हो तो मौखिक लाभ ठीक नहीं है, लाभ अगर मिले तो लिखित हो, जिसका कोई वजूद हो, ठीक। तो आप इसको जैसे जैसे बताया गया है समझ समझ के अपनी भाषा में आप लिख भी सकते हैं अगल बगल, और इसको जो है याद करने का प्रयास करिए, जैसे बताया गया है प्रैक्टिस इस पे करिए, ठीक। मिलते हैं अगले प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।